स्टूडेंट, कंसेप्ट फिजिक्स क्लास के इस नई वीडियो में आपका स्वागत है। बैक वाली वीडियो में हम लोग सेलों का संयोजन का अध्ययन किए थे, जिसमें हम श्रेणी क्रम पढ़े हुए। आज हम लोग समानांतर क्रम का संयोजन पढ़ेंगे। सेलों का संयोजन हम जानते हैं 3 प्रकार से किया जाता है। आज हम लोग दूसरा क्रम पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है, ध्यान समझिएगा, जिसका नाम है समानांतर क्रम इन पार्लेल। इन पार्लेल कॉम्बिनेशन में हम इसको क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। अब ध्यान से समझिएगा समानांतर क्रम क्या होता है, इसका डिफिनेशन समझ जाइए। जब कई सेलों को लेकर इस प्रकार से जोड़ना है कि सभी सेल के जो धन ध्रुव है एक बिंदु पर तथा ऋण ध्रुव जो है अलग एक बिंदु पर, इस प्रकार आगे जोड़ने की प्रक्रिया हम क्या बोलते हैं, सेलों का समानांतर क्रम संयोजन। और श्रेणी क्रम में क्या होता था कि एक सेल का, पहला सेल का ऋण, दूसरा सेल का धन, दूसरा सेल का जो ऋण था, तीसरा सेल का धन, लेकिन इसमें सभी धन को एक बिंदु पर, अभी सभी ऋण को एक बिंदु पर। देखिए हम इसको कैसे जोड़ेंगे। देखिए 3 सेल हो गया आपका, यहां से ध्यान समझेंगे, या पॉजिटिव या निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव, और 3 से लगे हुए हैं। इसका हम E1, इसको E2, इसको E3, यहां से ये इस प्रकार जोड़ेंगे। यहां से ऐसे गया, यहां से अब आपका ऐसे निकलेगा। इसको X और इसको हम क्या मान लिए, Y। ध्यान समझिएगा। अब सबका एक इंटरनल रेजिस्टेंस मुझे लगाना है, तो सब में हम यहां क्या किए, इंटरनल रेजिस्टेंस ये लगा हुआ है सब सेल का। इसका R1 है, इसका R2 है, इसका R3 है। तो यहां हमें यह निष्कर्ष निकला कि देखिए सबका पॉजिटिव एक पॉइंट पर गया है, सबका निगेटिव एक पॉइंट पर गया है। तो ऐसे जुड़े रहेंगे सेल, तो उसे क्या कहेंगे, समानांतर क्रम। अब यहां हम देख रहे हैं कि इसमें दिशा जो है बदल रही है, दिशा बदल रही है ना। यहां से अगर ये करंट आई गया तो यहां आई 3 भागों में बढ़ जाएगा, एक इधर जाएगी, एक इधर जाएगा, एक इधर जाएगा। अब यहां से ऐसे आ रहा है, गया, और पुनः यहां से ऐसे क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। तो जब दिशा बदल जाती है तो वहां धारा का मान क्या होता है, बदलता है। तो यहां से मैं मान लिया कि जो धारा जा रही है वो क्या है, I1 है, यहां I2 है, यहां I3 है, और पुनः तीनों को मिलाकर क्या निकला, I निकला। बात समझ रहे हैं। तो समानांतर क्रम जो सेलों का होता है वहां धारा बदलती है, लेकिन यहां विभवांतर जो होगा दोनों पॉइंटों के बीच, ये X और Y, यानी कहने का अर्थ यह हुआ कि VXY सबके लिए क्या होंगे, बराबर होंगे। और मैं मान लिया कि VXY का जो मान है वो कितने वोल्ट के बराबर है, V वोल्ट के। यानी हमें इतना के जगह पर Vx माइनस Vy के जगह पर हमें क्या लिखना है, V लिखना है। आसान करने के लिए, सुविधा करने के लिए इसको हम क्या लिख दिए, Vx माइनस Vy का जो मान है आपको सरल हो जाएगी, वो किसके बराबर लेंगे, V। E1 के लिए भी उतना लेंगे, E2 के लिए भी उतना लेंगे, E3 के लिए भी उतना ही लेंगे। यानी प्रथम सेल के लिए भी उतना ही लेंगे, द्वितीय सेल के लिए भी उतना ही लेंगे, दूसरे सेल के लिए और तीसरे सेल के लिए भी क्या करेंगे, उतना ही लेंगे। तो इसमें किसका मान बदल रहा है, धारा का। उसमें बदल रहा था विभव का, तो विभव निकाले थे। इसमें बदल रहा है धारा का, तो धारा निकालेंगे। अब यहां से हम एक इसी तरह, जिस तरह उसमें लगाए थे एक बाह रेजिस्टेंस, तो इसी तरह हम बाह परिपथ में एक रेजिस्टेंस को ये क्या कर दिए, ऐड कर दिए। ध्यान समझिएगा, ये आपकी कैपिटल R हो गई। ये करंट इस प्रकार क्या हो रहा है, जा रहा है।
सेल के अंदर निगेटिव से पॉजिटिव, अब बाहर पॉजिटिव से निगेटिव की ओर। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। अब इसका क्या करेंगे, हम डिफिनेशन लिख लेते हैं, इसके बाद हम प्रूव करेंगे। तो यहां से डिफिनेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्या डिफिनेशन लिखेंगे, जब कई सेलों को लेकर इस प्रकार से जोड़ा जाता है कि सभी सेल के धन ध्रुव को अलग एक बिंदु पर तथा ऋण ध्रुव को अलग एक बिंदु पर इस प्रकार आगे जोड़ने की प्रक्रिया सेलों का समानांतर क्रम संयोजन कहलाती है। और इसमें धारा का मान बदलता है तो हम धारा का मान निकालेंगे, पुनः उसी रिलेशन से चलेंगे। हमारे पास रिलेशन क्या होती है, हमारे पास रिलेशन होती है E बराबर V प्लस IR, पढ़े हुए हैं E बराबर V प्लस IR। तो हमें यहां से I का मान निकालना है, क्योंकि उसमें देखिए विभव बदल रहा था तो विभव का मान यहां से निकाले थे। कितनी सिंपल सी है, विभव बदल रहा था तो विभव का मान निकाले थे, इसमें I बदल रहा है तो I का मान निकालेंगे। तो I का जो मान निकालेंगे तो IR बराबर हो जाएगा E माइनस V, होगा ना, ये पॉजिटिव है इधर ला दिया निगेटिव हो गया, तो इसलिए I का मान क्या हो जाएगा, E माइनस V बटा R हो जाएगी, E माइनस V बटा R हो जाएगा। अब इसी फॉर्मूला से हम प्रथम सेल के लिए चलेंगे, दूसरे सेल के लिए चलेंगे और तीसरे सेल के लिए चलेंगे। तब यहां से लिखते हैं प्रथम सेल के लिए, अब यहां से लिखेंगे प्रथम सेल के लिए, प्रथम सेल के लिए, प्रथम सेल के लिए अगर हम निकालेंगे तो यहां क्या होगा, I1, प्रथम सेल में कौन धारा फ्लो हो रही है, देखिए फिगर में I1, अब बराबर ये हो जाएगा E1, प्रथम सेल के लिए E1, और ये तो चेंज नहीं होगी क्योंकि सबके लिए यहाँ विभव बराबर होगी और इसका वैल्यू हमें किसके बराबर लेना है, मान लिए आसान करने के लिए किसके बराबर, V के बराबर, तो V ही रहेगा सबके लिए। और यहाँ इसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, R1, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेंगे। अब चलेंगे दूसरे सेल के लिए, दूसरे सेल के लिए, तो जब दूसरे सेल के लिए चलेंगे तो यहाँ I2 हो जाएगी और यहाँ हो जाएगा E2 माइनस V, अब बाटा में R2, इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा, सेकेंड। अब इसी तरह हम चलेंगे तीसरे सेल के लिए, अब यहां से लिखेंगे तीसरे सेल के लिए, ध्यान से समझेंगे। तीसरे सेल के लिए क्या होगा, ऑटोमेटिक आपके दिमाग में जा रही होगी, यहाँ I3 हो जाएगा, यहाँ E3 हो जाएगा माइनस V, अब बाटा में क्या हो जाएगा। अब यहां से देखिए तीसरे सेल के लिए हो गया, अब इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर थर्ड। अब हम क्या करेंगे, इतनी बातें जो है आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, इसके बाद हमें क्या करना है आपको भी पता है, हमें क्या करना है, अब सबको मिलाकर एक तुल्य परिपथ निकालना है और वहां से वैल्यू निकालकर समीकरण 4 और उसके बाद समीकरण 1, 2 तथा 3 को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो इतनी बातें आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। का एक निर्माण करेंगे तुल्य परिपथ, यानी सबको मिलाकर एक, ये आपकी पॉजिटिव, ये आपकी निगेटिव, इंटरनल रेजिस्टेंस आपका ये R तुल्य हो जाएगा और ये आपका E तुल्य हो जाएगा और यहाँ आपकी X, यहाँ आपकी Y, विभव तो बदलने वाला है नहीं। तो इस केस में अगर हम यहाँ क्या लिखेंगे, I निकालेंगे तो कितना होगा, E1, E2, E3 को मिलाकर हम क्या लिखेंगे, E तुल्य लिखेंगे। क्या लिखेंगे, E तुल्य में से विभव तो बदलने वाला है नहीं, V को घटा देंगे। अब बाटा में नीचे क्या लिखेंगे, R तुल्य, इक्वेशन नंबर 4। समझ पा रहे आप, तुल्य की कंडीशन हो गई। अब यहां से क्या करेंगे, हम कुछ नहीं करना है, अब यहाँ लिखना है समीकरण 1 प्लस 2 प्लस क्या करने पर, 3 करने पर। तो लेफ्ट को लेफ्ट में, राइट को राइट में, तो लेफ्ट जोड़ेंगे तो I1 प्लस I2 प्लस ये क्या हो जाएगा I3, अब बराबर ये क्या हो जाएगा E1 माइनस V बाटा में R1 प्लस E2 माइनस V बाटा में R2, I2 का मान इतने के ना बराबर आया था, प्लस E3 बाटा में V माइनस R3। अब I1 प्लस I2 प्लस I3 सब मिलाकर क्या बनेगा, डायग्राम में पढ़े ना, I1 प्लस I2 प्लस I3 मिलकर क्या बना, I बना।
अब बराबर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए तो E1 बाटा में R1 माइनस V बाटा में R1, यानी सबका बाटा कर रहे हैं, पुनः जब एलसीएम निकालेंगे तो उतना ही आएगा। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, E2 बाटा में R2 माइनस V बाटा में R2, ध्यान समझिएगा, प्लस इसको हम कैसे लिख सकते हैं, E3 बाटा में R3 माइनस V बाटा में R3। अब इधर से आगे बढ़ेंगे। अब यहां क्या करते हैं हम, I बराबर E1 बाटा R1 प्लस E2 बाटा R2 प्लस E3 बाटा R3 को एक जगह लिख दिए, और इसमें से देखिए सबका भी है, उसमें क्या हो रहा था, उसमें किसका हम कॉमन लिए थे, I का कॉमन लिए थे, इसमें हम किसका कॉमन लेंगे, V का। तो जब V का कॉमन लिए तो यहाँ क्या बचेगा, 1 बाटा R1 प्लस 1 बाटा R2 प्लस 1 बाटा R3, क्या बचेगा, 1 बाटा R1 प्लस 1 बाटा R2 प्लस 1 बाटा R3। और अब इसको हम इक्वेशन नंबर क्या मान लेंगे, आपका 5 मान लेंगे, क्या मान लेंगे, 5 मान लेंगे। अब यहां से लिखेंगे समीकरण 4 तथा 5 से, दिमाग में जा रही है बातें, समीकरण 4 तथा 5 से। तो अब देखिए उसी तरह हम यहां करेंगे, समीकरण 4 देखिए क्या आया है, I जब तुलना करेंगे तो ये जो E तुल्य बाटा R तुल्य है, यानी इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ध्यान समझिएगा, यहां हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं इसी प्रकार, E तुल्य बाटा R तुल्य माइनस V बाटा में R तुल्य, इसको लिख सकते हैं ना, पुनः निकालिएगा तो वही बात जिस प्रकार यहां हम लिख दे रहे थे तोड़ तोड़ कर, इसी तरह यहां भी तो हम लिख सकते हैं। और ध्यान से समझिएगा, ये जो आपका E तुल्य बाटा R तुल्य है, तुलना कीजिएगा तो ये इसके बराबर होगा, और ये वाला जो वैल्यू है ये इसके बराबर होगा। तुलना करेंगे तो ये V और V क्या हो जाएगा, कट जाएगा, जिस प्रकार उसमें I कट रहा था। तो हम यहां से लिखेंगे समीकरण 4 तथा 5 से E तुल्य अब बाटा में R तुल्य का जो मान होगा वो कितना होगा, कितना होगा, ध्यान समझिएगा, कितना होगा, E1 बाटा R1 प्लस E2 बाटा R2 प्लस E3 बाटा R3, कोई दिक्कत। और इसी तरह अगर हम 1 बाटा R तुल्य का वैल्यू लिखें, क्योंकि भी तो भी कैंसिल हो गया है, तो इसका मान हो जाएगा 1 बाटा R1 प्लस 1 बाटा R2 प्लस 1 बाटा R3, कोई दिक्कत। तो यहां से समानांतर क्रम में 1 बाटा R तुल्य का मान इस प्रकार हम निकालेंगे, यानी व्युत्क्रम के योगफल के, और E तुल्य बाटा R तुल्य होगा E1 बाटा R1 प्लस E2 बाटा R2 प्लस E3 बाटा R3। इसी तरह अगर हम अनंत से लेंगे तो प्लस डॉट 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 EN बाटा RN, और इसी तरह इसमें अनंत होगा तो प्लस डॉट 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 1 बाटा RN। बात समझ में आ गई, अनंत के लिए लिखना चाहते हैं तो प्लस डॉट 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 1 बाटा RN हो जाएगा, प्लस डॉट 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 EN बाटा RN हो जाएगी, कोई दिक्कत। तो इतनी बातें आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब जिस प्रकार हम श्रेणी क्रम में धारा का मान निकाले थे, इसी तरह इसमें भी हम क्या करेंगे, धारा का मान निकालेंगे। तो ध्यान समझिएगा, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, इसके बाद हम निकालते हैं। देखिए ध्यान से समझेंगे, पूरे वीडियो में बने रहिएगा, एक भी क्वेश्चन आपसे छूटेगी नहीं। पूरे वीडियो में आपको बना रहना है, लगातार बना रहिएगा, आपकी एक भी लाइन आउट नहीं जाएगी। ध्यान समझिएगा। अब देखिए I निकालना है तो I का सूत्र क्या होता है, V बाटा R, और हम जानते हैं कि V का मतलब सेल का टोटल विद्युत वाहक बल और R का मतलब टोटल रेजिस्टेंस। तो इसकी जो विद्युत वाहक बल है एक सेल का, उतना ही विद्युत वाहक बल N सेल का भी होगा, क्योंकि इसमें तो अब कुछ चेंज होता नहीं है। बात समझिए, इसमें आपकी दोनों छोरों के बीच जो विभवांतर है वो तो बदलता नहीं है। एक बात ध्यान दीजिएगा, इसमें एक सेल का जितना विद्युत वाहक बल होगा उतना ही N सेल का विद्युत वाहक बल होगा। यानी हम इसमें V के जगह पर कितना लिखेंगे, E लिखेंगे। चाहे N सेल हो, चाहे 2 सेल हो, चाहे 5 सेल हो,
सबका वैल्यू किसके बराबर लेंगे, ई के बराबर लेंगे। उसमें क्या होता था, एन ही होता था। बात समझ में आ गया। अब यहां से अगर मुझे यहां आर निकालना है तो आर का अर्थ क्या होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस सभी सेलों का, तथा किसको जोड़ना है, वाप प्रतिरोध का। तो हम यहां से इंटरनल रेजिस्टेंस निकाल रहे हैं। तो देखिए इंटरनल रेजिस्टेंस का इसका मान कितना आया है, आर तुल, ध्यान समझिएगा। इसका वैल्यू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, हमें अनंत लेकर बनाना है 1/Rn। और एक बात और समझिएगा, यहां ध्यान समझिएगा कि ये केस हम कब के लिए ले रहे हैं, ये केस तब ले रहे हैं जितना सेल है सभी का विद्युत वाहक बल ई है और सभी का इंटरनल रेजिस्टेंस आर के क्या है, बराबर है, तब की कहानी में चल रहा हूं। तो आर तुल का मान अगर निकालेंगे तब यहां से लिखेंगे आर तुल, यानी अनंत के लिए गए हैं, एन के लिए गए हैं। तो जब हम इसका एलसीएम निकालेंगे तो क्या होगा, आर होगा। नहीं समझ में आ रही है, देखिए अगर हम 3 लेकर चल रहे हैं, एग्जाम्पल समझा रहे हैं, और सबका इंटरनल रेजिस्टेंस आपका आर ही है, तो आर 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 का एलसीएम क्या होगा, आर होगा। इसी तरह प्लस डॉट 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 प्लस यहां भी आपका आर ए है, चाहे नीचे 4R हो, 5R हो, 6R हो, सबका निकालिएगा एलसीएम तो कितना आएगा, आर आएगा ना। और अगर हम 3 को लेकर बना रहे हैं तो यहां 1 + 1 + 1 होगा, बटा पे के जोड़ बनाएंगे तो 3/R होगा। यानी कहने का बात, निष्कर्ष यहां यह निकल रहा है कि अगर 3 है तो 3 आ रहा है, नीचे आ ही आएगा। अगर हम यहाँ 4 लेंगे तो 4/R होगा, अगर हम यहाँ 5 लेंगे तो 5/R होगा। तो इसी तरह इसका जो एलसीएम है वो तो R है। और यहाँ तो हमें पता नहीं है कितना लेंगे, 10 लेंगे कि 20 लेंगे कि 50 लेंगे, हम कितना लिए हैं, एन लिए हैं, तो यहाँ हम एन ही लिखेंगे ना। तो 1/R तुल का मान कितना होगा, n/R। अगर मुझे आर तुल का वैल्यू निकालना होगा यहां से, तो वैल्यू को पलट देंगे, यानी आर बाटा क्या हो जाएगी, एन हो जाएगी। इस बात से आप सहमत हैं, पलटेंगे तो ये ऊपर जाएगी, ये नीचे जाएगी, आर बाटा एन हो जाएगा। तब यहां से लिखेंगे कुल प्रतिरोध, कुल प्रतिरोध। तो क्या करेंगे, इंटरनल जो है आपका R/N में ये कैपिटल R को जोड़ देंगे। तो यहां से अगर हम एलसीएम निकालते हैं तो ये N हो जाएगा और ये R + Rn हो जाएगा, या Rn लिखिए नहीं तो NR लिखिए। यानी कुल प्रतिरोध का जो मान है वो R + NR/N के क्या होगा, बराबर होगा। अब यहां से देखिए आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान से समझेंगे। तो मेरा I यहां से कितना आ जाएगा, तो आपका I बराबर सूत्र क्या है, V। तो V के जगह पर तो हमें E लिखना है। अब बाटा में क्या होगा, R + NR, अब बाटा में N, और मेन बाटा के ऊपर एगो नीचे दूगो है, तो नीचे किस में जाएगा, नीचे वाला वैल्यू ऊपर में जाता है, ऑलरेडी हम जानते हैं। तो I बराबर क्या हो जाएगी, NE/R + NR, यानी समानांतर क्रम में सेल को जोड़ने पर इतना धारा क्या होती है, फ्लो होती है। अब यहां भी श्रेणी क्रम जैसे 2 हम रीजन निकाले थे, यहां भी 2 रीजन निकलेगा। केस नंबर फर्स्ट देखिए क्या कह रहा है, जब स्मॉल r बहुत बड़ा होगा कैपिटल R से। देखिए केस नंबर फर्स्ट कहता है कि जब स्मॉल r बहुत बड़ा हो कैपिटल R से, यानी इसके तुलना में ये क्या है, नगण्य है। तो इस केस में हम R का मान कितना लेंगे, 0 लेंगे। जब R का मान हम 0 लेते हैं तो I का मान कितना हो जाएगा, NE/R, इसका तो वैल्यू 0 हो जाएगी। तो इस इक्वेशन से हमें क्या निष्कर्ष निकला, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं NE/R। तो हमें इतनी बात की पता चल गई कि इस स्थिति में सेलों को हम समानांतर क्रम में जोड़ेंगे तो हमारे लिए लाभदायक होगा।
क्योंकि एन सेल हमारे पास है, जो बैक वाले वीडियो में समझाए थे वही बात है, एन सेल है और एक सेल जितना परिपथ को धारा दे रहा है उसके एन गुना के बराबर है। और हमें सेलों का संयोजन करना होता है किस लिए? धारा के अधिकतम मान को प्राप्त करने के लिए। तो इस क्रम में अगर हम जोड़ेंगे तो हमारी जो पोजीशन जब इस क्रम में होगी तब हम सेलों को समानांतर क्रम में अगर जोड़ते हैं तो हमें लाभदायक होगा। कब? जब आपकी इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो कैपिटल आर से क्या हो? बड़ा हो। दूसरा पार्ट लेकर चलता हूं, इतनी बातें जो है आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। इसके बाद देखिए दूसरा पार्ट हम लेकर चलते हैं। बात समझ में आ रही है? केस नंबर ये 2 हो गया। कैपिटल आर बड़ा हो स्मॉल आर से, यानी ये नगन हो गया इसके तुलना में। तो इस केस में स्मॉल आर का वैल्यू 0 लेंगे। जब स्मॉल आर का वैल्यू 0 लेंगे तो ये एन बाटा क्या हो जाएगा? एन आर हो जाएगा, है ना। इसका वैल्यू सुन, एन और एन कट गया, आई बराबर ई बाटा आर, यानी एक सेल जितना परिपथ को धारा देगा उतना ही एन सेल भी देंगे, यानी उसी के बराबर देंगे। तो इस क्रम जब ऐसा पोजीशन आएगा तो हमें सेलों को समानांतर क्रम में जोड़ने से कोई लाभदायक नहीं होगी। और दोनों में जब मैच कीजिएगा तो अंतर आ रहा होगा। श्रेणी क्रम में इस कहानी में क्या था? हमें घाटा थी, इस कहानी में हमें फायदा था। लेकिन इसमें क्या हो रहा है? इस कहानी में यानी इस पोजीशन में हमें फायदा हो रहा है, इस पोजीशन में हमें घाटा हो रहा है। कहने का अर्थ है कि श्रेणी क्रम में जब इंटरनल रेजिस्टेंस आपका क्या होता था? बड़ा होता था किससे? कैपिटल आर से। इंटरनल रेजिस्टेंस बड़ा होता था कैपिटल आर से, तो उस पोजीशन में हमें घाटा हो रहा था, लेकिन यहां फायदा हो रहा है। और उसमें क्या हो रहा था कि कैपिटल आर बड़ा होता था जब स्मॉल आर से, तो हमें फायदा हो रही थी। हमें क्या हो रही थी? वहां फायदा हो रहा था, लाभदायक हो रहा था। लेकिन यहां हमें क्या हो रही है? घाटा हो रही है। उल्टा, कैपिटल आर जब बड़ा होगा इंटरनल रेजिस्टेंस से, तो उस कंडीशन में अगर हम सेलों को समानांतर क्रम में जोड़ेंगे तो फायदा नहीं होगा, और इस क्रम में जुड़ेंगे तो फायदा होगा। तो यहां से भी एक प्रश्न उठती है कि जब स्मॉल आर यानी इंटरनल रेजिस्टेंस बड़ा होगा बा परिपथ के प्रतिरोध से, तो हम सेलों का समानांतर क्रम करते हैं। लेकिन जब बा प्रतिरोध बड़ा हो जाएगा इंटरनल रेजिस्टेंस से, तो उस क्रम में जोड़ने से कोई फायदा नहीं होगी। तो बात समझ में आ रही है? अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, और जहां आपको दिक्कत होगी तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कीजिएगा। स्क्रीनशॉट कर लीजिए।